अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी से बात करना चाहता हूं। गो अहेड। लूसी? जी मैं लूसी, गगन सर का मेकअप करती थी। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जो केस में आपके काम आ सकती है। ऐसा क्या हो गया मिस्टर पाठक? जिस प्रकार से गगन जी की मृत्यु हुई थी रीजेंट टावर के टेरेस से गिरकर, वो उसी प्रकार से उनकी मेकअप आर्टिस्ट लूसी वाज की मृत्यु हुई है। ऑर्डर ऑर्डर। पुलिस को रीजेंट बिल्डिंग के कंपाउंड में लूसी का शव मिला है। अब वो वहां से स्वयं गिरकर मरी है या किसी ने उन्हें धक्का दिया है, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। यार वाकई बैड न्यूज, बुरी खबर है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा योर ऑनर कि ये केस हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लूसी जी की हत्या या आत्महत्या जो भी कुछ हुआ है उससे इस केस का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जसवाल साहब, गगन जी की जिस प्रकार से मृत्यु हुई वो उसी प्रकार से उन्हीं की मेकअप आर्टिस्ट लूसी वाज की मृत्यु हुई। आपको कुछ विचित्र नहीं लग रहा? मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये काम किसी सीरियल पुशर का है जो मौका पाते ही इनोसेंट आदमी को टेरेस पे लेके जाता है और वहां से नीचे धक्का देता है। योर ऑनर, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इन सारे प्रश्नों का उत्तर समय अनुसार मिल ही जाएगा। फिलहाल इस समय हमारे पास वहां पीछे बैठे हुए हिरेन जी हैं कि जिस समय घटना घटी, गगन जी की मृत्यु हुई, उस समय घटना स्थल पर उपस्थित थे। जी मैं वहां था। गगन जी की मृत्यु के बाद में आपने पुलिस को यह बात बताना आवश्यक नहीं समझा? जी सर, बात ही कुछ ऐसी थी। नहीं, कैसी मतलब कि मैं समझा, कैसी बात थी? दरअसल सर, मीडिया को मेरा वहां होना पता चलता तो कई तरह के सवाल उठते, और आपको तो पता ही है कि पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ। मुझे नहीं पता, मुझे समझाइए, क्या कैसी, क्या मीडिया क्या सोच रही थी, क्यों आपने नहीं बताया? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, सीधा सीधा। जी मुझे वहां गगन ने बुलाया था। दरअसल उस दिन मेरी गाड़ी गैराज में थी, इसलिए मैंने अपने भाई मेहुल की कार ली। मैं शूट से पहले ही वहां पहुंचा था और गगन ने मुझे कहा था कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं, इस बात का किसी को पता ना चले। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने अपने भाई मेहुल को नीचे उतरते हुए देखा। मेहुल, तुम यहाँ? समझा लो अपने बॉस को हिरेन भाई, मुझसे पंगा ना ले। अपनी सुपरमैन की इमेज को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लगा है। आखिर हुआ क्या? मुझे नहीं पता, उसी से पूछ लो। गगन, आइए वकील साहब, आइए। अपने भाई से मिले आप? देखा उसको, उसके तेवर देखे आपने? धमकी देके गया मुझे, धमकी। मेरा रोल छीनना चाहता है वो। तुम्हारे पास अक्ल बहुत है ना, थोड़ी अक्ल उसका देखो दो। समझाओ उसे कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करते। साफ कर दूंगा उसको मैं इंडस्ट्री से। रिलैक्स, आखिर बात क्या है? देखो हिरेन, तुम सिर्फ मेरे वकील ही नहीं हो, मेरे भाई की तरह हो, मेरे दोस्त की तरह हो। इसलिए आज जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूं वो एक राज रखना। कौन सा राज? मैं अरियाना को छोड़ रहा हूं। डिवोर्स। सर क्यों? तंग आ गए मैं उससे। वो लालची औरत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। तो वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और है। कोई और है मतलब? कौन है वो? मेरे साथ काम करती है। वक्त आने पे सब कुछ मैं तुमको बता दूंगा। पर उसने मुझे कभी उसका नाम नहीं बताया। हिरेन जी, आपने अभी हमें बताया कि गगन जी उस समय 10वीं मंजिल पर थे और आप जब वहां गए आपने वहां से जो मेकअप आर्टिस्ट थी लूसी, उन्हें कक्ष से बाहर आते हुए देखा। वो रो रही। जी। क्या क्यों ऐसा था? मुझे लगा कि गगन ने उसे डांट दिया होगा, और वैसे भी गगन की आदत थी वो अक्सर अपने स्टाफ को डांटता रहता था। क्या यही कारण था या संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कुछ और क्या? मतलब कुछ और, कुछ भी? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि गगन का अफेयर उस
लूसी के नहीं, साथ मुझे लग नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या संभव है। आई डोंट नो। वैसे भी गगन का इन सब मामलों में कोई भरोसा नहीं था। सुनिए, ये बताइए कि फिर आप गए, उनसे भेंट हुई आपकी? जी। और जब आप कक्ष से बाहर निकले उसके पश्चात क्या किया आपने? बस गगन की बातों के शौक में मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा और जाकर अपनी कार में बैठ गया। इन वीडियो जो हमने देखा, काफी समय बाद आपकी गाड़ी निकली, तो आप गाड़ी में ही बैठे रहे, क्या क्या कर रहे थे आप? कुछ जरूरी फोन कॉल्स आ रहे थे, बस वही अटेंड कर रहा था। फोन कॉल्स जी अटेंड कर रहे थे जी। और वहीं पर गगन जी गिरकर मरे। तो जबकि आप उनके वकील थे, तो कोई भी और होता तो अपनी गाड़ी से निकलता, वहां जाता, देखता क्या हुआ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और फोन कॉल ही अटेंड करते रहे। वीडियो में हमने देखा कि आप कहीं दिखाई नहीं दिए दृश्य में, बस आपकी गाड़ी जाती हुई नजर आई, जिसका ये अर्थ है कि आप भाग लिए वहां से। क्यों ऐसा? सर एक्चुअली मैं कार के अंदर बैठा था, मेरी कार एसी कार थी और मेरे ग्लासेस बंद थे और म्यूजिक थोड़ा लाउड चल रहा था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। स्वाभाविक रूप से जब कोई फोन पर बात करता है तो म्यूजिक कम कर देता है, लेकिन आप तो लाउड म्यूजिक सुन रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, ये कैसे? सर वो क्या है, फोन कॉल्स अटेंड करने के बाद में मैं कुछ मैसेजेस टेक्स्ट कर रहा था, बस उसी दौरान मैंने अपने कार के म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कर दिया। अगर मुझे पता होता कि गगन के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं डेफिनेटली कार से उतर के उसकी मदद करता। मेरा दोस्त था वो, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा। आप मेरा सेलफोन चेक कर सकते हैं, उस दिन के मैसेजेस कॉल सब चेक कर सकते हैं आप। धन्यवाद। उस दिन के ना तो कोई कॉल्स हैं ना मैसेजेस। क्या आप तो कह रहे थे कि आप तो शायद मैंने ही आपने ही डिलीट कर दिया। मतलब आप कह रहे थे कि जब घटना घटी आप कार में बैठकर बात कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे और आप ही ने वो सारे कॉल्स और वो सारे मैसेजेस डिलीट। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती। सर जी, तो मुझे आंसर मिल गया। अभी तो ये केस मध्यम है, आप कह रहे हैं आपको केस का आंसर तो मिल ही गया, यही खूनी आप मान नहीं रहे। वो वाला आंसर आपने वो किसका? अलजेब्रा वाला जो क्या है अलजेब्रा? a प्लस बी प्लस बी प्लस ए पहली है वो अलजेब्रा नहीं। हाँ पहली बाबा। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 होता है 100। आंसर मिल गया, a इक्वल्स टू -100 एंड b इक्वल्स टू 10। नहीं समझे? मैं करके दिखा दूं। नहीं, आप अंग्रेजी में सोच रहे थे या हिंदी में? अंग्रेजी ऑफ कोर्स a प्लस आप अंग्रेजी में अगर सोचेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर क्लू देता हूँ, हिंदी में सोचिए, हिंदी में, हमारी राष्ट्रभाषा में। आया आज अदालत नहीं है। जी सर, पता नहीं क्यों। हाँ दवे बोल, भाभी जी लौटा क्या? अरे यार वो सब छोड़ो, तुम्हें अभी के अभी अदालत से हॉस्पिटल आना होगा। क्यों हुआ अस्पताल में? हाँ वो मेकअप आर्टिस्ट लूसी जिंदा है, वो तुमसे मिलना चाहती है। लूसी, एडी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे आपको एक बात बतानी है। मेहुल के बारे में मैं जानता हूँ, उसके बारे में। नहीं, मेहुल के अलावा कोई और भी था जो सर से मिलने आया था। हिरेन था वहाँ? नहीं, हिरेन के बाद
लास्ट टाइम एक और मुझे शक है कि उसी में गगन सर की बोलो लूसी, बोलो, कम ऑन। गगन सर की बेटी शनाया। रबिश, मैं उससे डैड को मिलने ही नहीं गई थी। लेकिन लूसी ने हमें यही बताया, और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? किसी रूल बुक में लिखा है कि मरता इंसान सिर्फ सच ही बोलता है? सना बेबी, रिलैक्स, चिल ना यार। बोलने दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में आके मेरे पापा की मौत की मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? देखिए, मैं शक नहीं करता। गेट आउट राइट नाउ, लीव। खुद को कोई तमीज नहीं है और मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालती हो। आप भी दफा हो जाइए यहाँ से। तुम भूल रही हो ये मेरा भी घर है बेटे। इसका आधा हिस्सा अब मेरा है। I hate you, Dad. आपके वजह से मुझे उस औरत के साथ रहना पड़ रहा है। I hate you, Dad. मैं चलता हूँ। I'm so sorry उस बच्ची की बदतमीजी के लिए। I hope you don't mind. इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। जरा रुकिए तो। चाय पी के जाइए। नहीं, फिर कभी। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। हालिया ना, एक गुड न्यूज है, वो इंश्योरेंस क्लेम। हेलो हेलो। गुड बाय। गुड बाय। तो मेहुल, क्या आपको लगता है कि आप गगन वर्मा की जगह ले पाएंगे एज अ न्यू सूर्यमन? देखिए, गगन सर के साथ मेरी तुलना करना ठीक नहीं है। मेरे सीनियर थे वो, ब्रिलियंट इंसान, आई लव्ड हिम। लेकिन क्या होता है ना कि सेल फोन जब आपका पुराना हो जाता है, नया बाजार में आ जाता है, तो उसको रिप्लेस कर देता है। हमारी इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरीके की। आई एम द न्यू सूरमन विद 6 पैक एब्स। मेरे को तो इस पर ही डाउट है। वरुण, जो हिरण के हाथों में फाइल थी, वो देखी थी तूने? नहीं सर, नहीं देख पाया। लेकिन सर, उसने एक्सीडेंट क्लेम के बारे में जरूर जिक्र किया था। एक्सीडेंट क्लेम? अच्छा, काम करो वरुण, पता लगा कि गगन जी के नाम पर पिछले 4-5 महीनों में कोई बीमा निकाला गया था या नहीं, और अगर निकाला गया था तो उनकी मृत्यु से किसको लाभ होता है, वो रकम किसको जाती है? जी, और सर, वो शनाया का क्या? जिस तरह वो अपने फादर से एक बात कर रही थी, हेट यू, तो हो सकता है कि उसी ने उन्हें रात को। नहीं वरुण, मुझे नहीं लगता कि शनाया ने अपने पिता को मारा है। एक बेटी एक छोटे कारण के लिए अपने पिता की हत्या नहीं करेगी। हाँ, लेकिन लूसी ने जो कहा उसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो पहले सबको शक था जमशेद ईरानी पर, उसके बाद फिर मेहुल पर, फिर हिरेन पर, और अब शनाया पर। और वो अरियाना, वो भी कम शातिर नहीं। हाँ, वो तो है, लेकिन अब तक तो प्रश्न वही है, केबल किसने काटी? तेरी पाठक, गणपत? कौन गणपत?
अरे यार कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। उस रात को इस टेरेस पे सिर्फ 2 ही लोग थे, तुम्हारा क्लाइंट जमशेद और गगन। केबल और किसने काटा हुआ? जूते का निशान सूर्यमन का हुआ, आई मीन गगन। ये उसके रूम तक जाता है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा, ये क्या कर रहा है? जूते का साइज नाप रहा हूँ, 8 नंबर होगा। अच्छा एक बात बता यार, ये पैंतरा किसने सिखाया तुझे? तेरे बॉस केडी ने? चल अभी बारिश होने वाली है, चल नीचे चलते हैं जहां पर गगन का मेकअप रूम है। क्या हुआ? कबूतर का पंख वैसा ही जैसा गगन की लाश से मिला था। तो क्या है, पूरी बिल्डिंग में एक ही कबूतर है, कहीं और से लगा हुआ? नहीं, यहीं से। यही है सफेद चूना जो गगन के सर के पीछे था। क्या कर रहा है? बाल। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की जांच से ये प्रमाणित हो गया है कि ये बाल गगन जी का ही है। गगन जी का ये बाल, इस दीवार का चूना उनके बालों में उनके सर के पिछले हिस्से पर लगा। कबूतर के पंख भी उसी स्थान से पाए गए। चलो केवल इतना ही नहीं, मेरे सहायक को कॉरिडोर के उस स्थान से रेत में वही रेत जो गगन जी के जूतों के तले पर भी पाई गई, जिसका यह अर्थ होता है कि गगन जी वहां कॉरिडोर के कोने में गए जहां पर उन पर आक्रमण हुआ, उनकी हत्या की। इससे तो साफ जाहिर होता है कि मिस्टर गगन उधर अंधेरे कोने में गए। तो टहलने गए हो? टहलने गए होंगे का क्या अर्थ है? शॉट देने से पहले कोई टहलने क्यों जाएगा वहां अंधेरे में कोने में? नहीं तो एक फैक्ट ये भी है पाठक साहब कि टेरेस पर जाने वाला रास्ता जो है वो एकमात्र वो जो कॉरिडोर है वहां से ही गुजरता है। तो हो सकता है कि गगन जी वहां से गुजर रहे हो, उनका पैर फिसला हो और मुझे नहीं लगता जायसवाल साहब कि ऐसा हुआ हो। मुझे भी नहीं लगता कि गगन की किसी के साथ हाथापाई हुई होगी पाठक साहब। और क्या है मुद्दे की बात कि आपके क्लाइंट पे खून का इल्जाम लगा है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि ये इनोसेंट है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इस केस पर एक नई रोशनी डालेगा। सूर्यमन जी के तकनीकी टीम का लाइटमैन है वो गणपत साहब। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना साहब? डरो मत, जो तुमने मुझसे बोला था न्यायाधीश महोदय को बताओ। जज साहब, उस रात शूटिंग का टाइम 2 कैमरा था, एक ऊपर था एक नीचे था। तो जैसे ही एक्शन हुआ मैंने कैमरा का वायर खींच दिया था साहब, ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ साहब, मुझे धमकी दी थी साहब। अरे ऊपर देख गधे, ऊपर देख। ध्यान से सुनने क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही एक्शन बोला जाएगा ना, मैं यहाँ से जंप लूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ से जंप लूंगा इस कैमरे का बाहर निकाल देगा। पर साहब फिर तो शॉट खराब हो जाएगा ना? वही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग मरते हुए नहीं देखें। क्या मरते? अरे मेरे कहने का मतलब है मुझे कूदते हुए नहीं देखें। लेकिन साहब गधे जितना कहा जा रहा है उतना कर, समझ रहा है ना? तू अच्छी तरह से जानता है कि जो मेरी बात नहीं मानता वो शो में नहीं रहता। इसलिए सुन, वायर खींच और शॉट को दिखा दे। जी साहब। मतलब वो मरना चाहते थे साहब। पर ये बात तो तुम पहले भी अदालत में बता सकते थे। मुझे डर था मेरी नौकरी चली जाएगी। गरीब आदमी हूँ साहब। गरीब आदमी अगर एक बार धमकाने पे झूठ बोल सकता है योर ऑनर, तो दोबारा भी झूठ बोल सकता है। मुझे यकीन है योर ऑनर कि किसी ने इसको धमकाया है, इसीलिए यहाँ पे झूठ बोल रहा है। बताओ किसने धमकाया था तुम्हें? झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच कह रहा है।
आपको जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। मुझे पहले से ही शक था कि मेरे पति गगन ने अपनी जान खुद ले ली। और इस बात का उत्तरदायी उनकी सुपुत्री शनाया आपको ठहरा रही है। हाँ, चोर कोतवाल को डांटे। गगन की मौत की वजह ये लड़की है, उसकी अपनी बेटी। अपनी इस बात का कोई प्रमाण दे उससे पहले आपका आपत्ति न हो तो मैं 3 प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। जी। ये जानकारी के अनुसार कुछ ही समय पहले आपने गगन जी के जीवन पर बीमा करवाया था, एक्सीडेंट बीमा 30 करोड़ रुपए का। सत्य है ये बात? जी हाँ। I mean, गगन के काम में इतना खतरा रहता है तो मैंने सोचा कि इंश्योरेंस जरूरी है। राइट। और वैसे तो गगन जी की जो धन संपत्ति थी उसमें आप और उनकी सुपुत्री शनाया दोनों भागीदार थे, आधे। किंतु इस बीमा में पूरी रकम आपके नाम थी। सत्य है ये बात? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बताइए कि ये जो बीमा आपने निकलवाया था, ये सलाह किसने दी थी आपको? गगन के वकील हिरेन ने। हिरेन जी ने आपको ये सलाह दी कि आप गगन जी के जीवन पर बीमा कराएं। लेकिन बात यहाँ हिरेन की या मेरी नहीं हो रही है, मैं यहाँ शनाया की बात करने आई। पिछली अदालत में आप में से किसी ने देखा होगा कि गगन की मेकअप आर्टिस्ट लूसी मुझसे मिलने आई थी, मुझे एक सीक्रेट बताने, पैसों के बदले। ये कौन सी बात थी? हिरेन और मेहुल वाली बात? जी नहीं, लूसी मुझे बताने आई थी कि उस रात को हिरेन और मेहुल के जाने के बाद शूट पे गगन से मिलने शनाया आई थी। अच्छा, तो इसी कारण लूसी ने शनाया का नाम लिया था। हाँ, और अगर आज लूसी जिंदा रहती तो आप सबको ये बात बताती जो सिर्फ मुझे पता है। उस रात को शनाया और गगन के बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी। अनुष्का, तुम उस रोल के लिए कल ऑडिशन की जा रही है? हाँ पापा, मुझे एक्टर बनना है, यूएस नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम एक्ट्रेस बनो। जहां तक रोल की बात रही ना, तो मैं देखता हूँ कि तुमको कौन फेंक देता है, तुमको कौन काम देता है। इस इंडस्ट्री पे मेरा तबाह याद रखना। उस जज से तुझे कोई काम नहीं देगा। Nobody will give you work. I'm sure. पापा, मुझे पता नहीं था आप इस हद तक गिरेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों? नफरत है मुझे आपसे। ये काफी नहीं था कि आप उस औरत को घर पे ले आए, और अब ये? मैं नहीं चाहता कि तुम एक्ट्रेस बनो। मेरे कहने में तो भूल तो बेटा। Don't touch me, पापा। I wish you go and die somewhere. मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ना बेटा, ना जाने की बात नहीं करना बेटा। तेरा पापा तो मर जाऊंगा तो मर जाएगी ना, अच्छा है। एटलीस्ट दैट वे मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीने मिलेगी। उस रात को शूट पे जाने से पहले गगन और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इस शनाया को लेकर। शनाया ने उनका दिल तोड़ा और एक ही रात में ये सब सदमा वो नहीं सह सके और कबूल कर लो कि तुम वहां थी और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता ने अपनी जान ले ली। नहीं तो सच कह रही हूँ, गगन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। शना, क्यों गाया छोटी? शर्म नहीं आती तुझे मेरे बारे में झूठ बोलने में? खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे ना तू? शनाया, प्लीज सिट डाउन। मैं तो वहां गई नहीं थी, मैं शूट पे गई नहीं थी, मेरे बारे में झूठ बोल रही अपने आप को बचाने के लिए। एडी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम नीरज, शनाया का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड।
शनाया को मैं स्कूल से जानता हूँ, बहुत गुस्से वाली है। कभी कभी गुस्से में हर्टफुल बातें भी कर देती है वो, पर सर उसका दिल मोम है। है, लेकिन आप पिघल रहे हैं। प्लीज सर, मुझे बोलने दीजिए। और ये औरत हरियाणा हमेशा शनाया को एक ट्रस्ट समझती थी, अपने डैड के खिलाफ फोन पर उसको भड़काती थी। सर सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ शनाया को। शनाया अगर दुनिया में किसी को चाहती है मुझसे भी ज्यादा सर, तो अपने डैड को थी। सर एक बात बताइए, एक बेटी अपने बाप की मौत का कारण क्यों बनेगी सर? शनाया कुछ भी कह दे सर, मैं जानता हूँ वो अपने फादर के लिए मुझे और अपने करियर को दोनों को छोड़ सकती है सर। माया अभी अभी बोल रही थी कि वो वहां नहीं थी। हाँ सर, वो सही कह रही है। उस रात सर मैं और गिरीश एक फिल्म देखने गए थे सर। इंटरवल के टाइम मैंने उसको फोन किया पूछने के लिए हालचाल कैसी है, कहाँ है, और उसने कहा वो घर पर ही थी, अपने ही जिम में। सर पीछे ट्रेडमिल का आवाज भी आ रहा था। ये कौन सा शो देखने गए थे आपने जब इंटरवल में फोन किया? क्या समय हो रहा था सर यही कोई 11:30 बजे सर, जब गगन सर का एक्सीडेंट हुआ था। सर कुछ भी कहिए, शनाया बेकसूर है सर। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। पाठक सर जी, ये सिर्फ मेलोड्रामा है। असली एक्शन आपके एक्शन डायरेक्टर ने किया है। मेरी बात मान लीजिए, वरना इस केस के बाद आप आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे। अरे भाभी जी लौट आई क्या? आप रेवती तो परसों आई। परसों है, पर तुम्हें कैसे पता? कोई खबर नहीं यार, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा था तेरी वर्दी एकदम स्त्री नहीं, पुराने दाग धब्बे, तो स्पष्ट है कि पति पत्नी की निगरानी में ना हो तो ऐसा ही होगा। आज एकदम स्वच्छ हो, एकदम कड़क स्त्री, तो समझ गया कि भाभी जी लौट आई होंगी। नमस्कार कहना मेरा। हिरेन जी, हाय सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। बैठिए बैठिए। कब आए? सर आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब से अदालत में वो एक्शन पॉलिसी का जिक्र किया है, उनके चेहरे का रंग ही उतर गया। क्यों? पाठक, मैं जानता हूं कि आप मेरे और आर्यना के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं उस पॉलिसी को लेकर के। यही कि हम दोनों ने वो पॉलिसी जानबूझ कर ली और फिर गगन को मारने का प्लान बनाया वगैरह वगैरह। देखिए, अब मैं तो नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं। अब आप ही की बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय बता ही देगा। मिला के ये तो सत्य है ही कि गगन जी के गुजर जाने से सबसे अधिक लाभ तो हरियाणा का ही है। वो पॉलिसी 30 करोड़ रुपए की, तो ये जो होगा पॉलिसी, भाई आपने सलाह दी थी हरियाणा जी को, लाभ तो उनका हुआ ही। आपका इसमें क्या है? कोई भाग, कमीशन इत्यादि इत्यादि? जी कमीशन है, और अगले महीने मैं और हरियाणा हम दोनों शादी करते हैं। How convenient. वैसे भी गगन हरियाणा को छोड़ने ही वाला था। मिस्टर पाठक, हरियाणा इनोसेंट है। हाँ थोड़ा ड्रामा करती है, लेकिन शी इज इनोसेंट। चलिए थोड़ी है ये सब। ये बताइए कि शनाया का कहना है कि हरियाणा उसे फंसा रही है झूठ बोलकर, ऐसा है? मिस्टर पाठक, माँ और बेटी के बीच में क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ ये तो है, माँ बेटी के बीच में क्या है तो मैं देख ही रहा हूँ। सर थोड़ी ये बताइए कि उस रात घटनास्थल से जाते समय अपने शनाया को देखा? सच बोलना, आप तो जानते हैं मैं तो उंगली टेढ़ी करके सत्य निकाल ही लेता हूँ। जी नहीं देखा था, लेकिन शनाया का इल्जाम बिल्कुल झूठा है। आर्याना दौलत की इतनी भूखी नहीं है सर। अगर वो इतनी भूखी होती तो अपने पति के मौत को सुसाइड क्यों कहती? मतलब ये वरुण की इंश्योरेंस के शर्तों के अनुसार अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि गगन जी ने खुदकुशी की तो इंश्योरेंस रद्द हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता। और अगर ऐसा हुआ तो हाँ 30 करोड़ का इंश्योरेंस तो रद्द हो जाएगा, लेकिन जो भागीदार है गगन जी की संपत्ति में उसका 50% भाग जो शनाया को जाने वाला है वो भाग हरियाणा को मिल जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 30 करोड़ गवा कर
80 करोड़ रुपए का मुनाफा। मैं राइट हो। किसने मारा सुपर हीरो गगन वर्मा को? उसकी पत्नी ने, उसकी पुत्री ने, उसके वकील ने, या उसने स्वयं आत्महत्या की? इस प्रश्न का कल अदालत में उत्तर देना पड़ेगा। गगन की मौत की वजह उसकी अपनी बेटी है। तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नाम। लेकिन वो गाड़ी तो हिरेन भाई के पास थी, उनसे पूछिए ना। मैं तेरे को बचा रहा था और तू मुझे ही। तो जैसे ही एक्शन हुआ मैंने कैमरा का वायर खींच दिया था साहब। अरे पाठक साहब, हाँ मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। आज तो फैसला हो जाना चाहिए। फैसला हो जाएगा आज। नहीं, केस का नहीं, केस का फैसला तो मेरी फेवर में होना। मैं वो रिडल का पूछ रहा था, आपने नहीं पूछा था मुझे। कौन सी रिडल? अरे वो a प्लस बी। हाँ, a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 100। उसका आंसर 3 मैथमेटिशियन के पास गया मैं, उन लोग ने 4 अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है। इसमें से एक तो आंसर पक्का होगा। देख लीजिए, इसमें से डेफिनेटली एक आंसर है। तीनों गलत जवाब है। नहीं मतलब समझा नहीं। बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको कहा था हिंदी में सोचिएगा। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90। हिंदी में बोलिए से। ब 80 90 100। तो नहीं समझ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे। पाठक साहब, आपने इंग्लिश वाली रिडल हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाई। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज चीटिंग। योर ऑनर, स्वर्गीय गगन जी के जूतों का नाप 10 नंबर था। जमशेद जी के जूतों का नाप 11 नंबर। उस छत पर 8 नंबर के जूतों का निशान पाया गया है। फोरेंसिक्स का कहना है कि वो छाप उसी रात पड़े। वो मर्डर के बाद तो कई लोग आए थे योर ऑनर। इनफैक्ट हो सकता है पुलिस में से किसी की हो। योर ऑनर, बाहर से कोई नहीं आया था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये 8 नंबर के जूतों के छाप 9 माले के मेकअप रूम से लेकर के छत तक है। यानी गगन के नक्शे कदमों पर। जी योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, गगन जी के जूतों का नाप 10 नंबर था, जमशेद जी का 11 नंबर। तो फिर ये व्यक्ति कौन था जिसके जूतों का नाप 8 नंबर है? योर ऑनर, अगर आप उस फुटेज को एक बार फिर चलाने की अनुमति दें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। गगन जी सूर्यमन का जो पात्र करते थे उसमें केप पहनते थे। उस केप पर सूर्यमन का चिन्ह, इस दृश्य को ध्यान से देखेंगे तो वो चिन्ह केप के अंदर की ओर है, जिसका ये अर्थ होता है कि केप उल्टा पहना हो। तो होता है इसमें। मैं भी कभी कभी जल्दी में ऐसे अपने मोजे उल्टे पहनता हूँ। योर ऑनर, गगन जी पिछले 5 वर्षों से ये पात्र कर रहे थे। वर्ष के 300 दिन, 1500 दिन उन्होंने यही पोशाक पहनी थी। मुझे नहीं लगता कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दृश्य में जो व्यक्ति छत से कूद रहा है, जिसने उल्टी केप पहनी, वो सूर्यमन अर्थात गगन जी ने, कोई और ही। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, गगन वर्मा साहब के मृत शरीर का चित्र, इस समय वो वहां धरती पर गिरे हुए, चित्र में साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर कि केप सीधा है, लेकिन जब कूदे तो केप उल्टा था। तो जसवाल साहब, क्या वो केप कब सीधा किया उन्होंने? हवा में?
योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति छत से कूदा था वो गगन वर्मा नहीं, कोई और। हुआ कुछ यूं था योर ऑनर, जैसा कि मैं पिछली सुनवाई में अदालत को बता चुका हूं कि 9 माले के उस कॉरिडोर में गगन वर्मा जी को दबोच लिया गया, उन पर आक्रमण हुआ और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। फिर ये व्यक्ति जो 8 नंबर के जूते पहनता है, उसने गगन वर्मा जी का पोशाक पहना, मुखौटा पहना, छत पर गए और गगन वर्मा जी की जगह ली और वहां से कूदे योर ऑनर, लेकिन पूरी तरह नीचे नहीं। कूदते ही 9 माले पर आ गए और फिर उस केबल पर गगन वर्मा जी के मृत शरीर को लटकाकर वहां से नीचे गिरा दिया। नहीं सर, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। नहीं, संभव है जमशेद की उस व्यक्ति ने गगन जी के आवाज की नकल की हो। इंटरेस्टिंग। तो हुआ क्या था मिस्टर पाठक? जैसे कि मैंने बताया था योर ऑनर, गगन जी पर 9 माले पे हमला हुआ, उनके बेहोश शरीर को 8 माले तक लाया गया और 8 माले से नीचे ढकेल दिया गया उस टूटे केबल के साथ, ताकि लोगों को लगे कि केबल टूटा और गगन जी नीचे गिरे। ये तो काफी हैरत अंगेज पैतरा है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो बहुरूपिया था कौन? हाँ नहीं योर ऑनर, है। लूसी जी को इस बात का पता चल गया था कि वो व्यक्ति कौन है और इसीलिए व्यक्ति ने लूसी जी की भी हत्या कर दी। लूसी ने तो मरने से पहले एक ही नाम लिया था, मरते समय लूसी जी ने शनाया का नाम अवश्य लिया था योर ऑनर, किंतु वो आधी अधूरी बात थी। लूसी मरते समय ये नहीं कहना चाह रही थी कि गगन सर की बेटी शनाया ने हत्या की है। वास्तव में लूसी जी मरते समय ये कहना चाह रही थी कि गगन सर की बेटी शनाया के बॉयफ्रेंड नीरज ने हत्या की। क्यों नीरज जी? साइलेंस इन द कोर्ट। 8 नंबर, 8 नंबर के जूते ना? जी सर, पर वो मैं नहीं था ना सर। आप नहीं थे? कोई बात नहीं। ये देखिए, अब देखिए, जो कूदने वाला है व्यक्ति वो इसी तरह अपने बाएं हाथ से अपने नाक आप ही की आदत है। सर मेरा नाम नीरज, शनाया का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। इसका अर्थ है कि आप ही थे गगन जी के स्थान पर उनका पोशाक पहने हुए कूदे थे आप 8वें माले तक। अरे नहीं सर, पर वो मैं नहीं था सर। उस रात मैं और मेरा दोस्त गिरीश एक फिल्म देखने गए थे सर। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप इस कांड में अपने भागीदार के साथ में फिल्म देखने गए थे। चलिए पता करते हैं, लेकिन योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो दोनों से मैं अलग अलग प्रश्न करना चाहूंगा। जब इनसे प्रश्न करना चाहूंगा तो ये अनुमति आप दें कि गिरीश कमरे से बाहर हो। अनुमति। अब कौन सी फिल्म देखने गए थे? दीवाना दिल। दीवाना दिल। कौन से थिएटर में? प्लाजा थिएटर। प्लाजा थिएटर। क्या टाइम था शो का? 10 से 12:30। इंटरवल में क्या खाया था? मैंने कैरेमल पॉपकॉर्न लिया था। मैंने एक वेज सैंडविच मंगाया था विदाउट चीज। कैसी लगी थी पिक्चर? गिरीश को बहुत अच्छी लगी सर, मुझे ठीक लगी। सीट नंबर क्या था? C5 और C6। और फिर घर कैसे गए? सर गिरीश की बाइक पर गए थे। मेरी बाइक पे। पाठक साहब दोनों सच बोल रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? योर ऑनर दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात प्लाजा थिएटर की लाइट चली गई थी और शो बीच में ही बंद हो गया था, जिस कारण हर व्यक्ति को रिफंड दिया गया। तुम्हें नहीं मिला था रिफंड? हवलदार नीरज को अंदर लेके आइए।
योर ऑनर, सत्य तो ये है कि इन दोनों ने केवल टिकट खरीदी थी, फिल्म देखी। ये प्लाजा थिएटर में नहीं, उस रात रीजेंट टावर्स में थे। चलिए, अब समय आ गया है कि आप दोनों अदालत को सत्य बता दें। बताइए, क्या है सत्य? हाँ, मैं गया था रीजेंट टावर गिरीश के साथ। सर, मैं शनाया को पागलों की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन गगन सर हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। न वो मेरा सपना पूरा होने देते, न शनाया का एक्ट्रेस बनने का पूरा होने देते। इसलिए मैंने और गिरीश ने मिलके बिना शनाया को बताए हमारी खुशी के लिए ये प्लान बनाया। गगन को बहाने से बाहर बुलाया और उन्हें बेहोश कर दिया। तब गिरीश उन्हें नीचे लेकर आया। फिर उसके बाद सर, जैसा आपने बताया सर, वैसा ही हुआ सर। सर्वप्रथम जमशेद ने जो केबल लगाया है उसे काटा, और द्वितीय अपना केबल जोड़ कूदा ताकि सीधा 8वीं मंजिल की खिड़की के अंदर प्रवेश करे। उनके बेहोश शरीर को 8 माले से नीचे ढकेल दिया गया उस टूटे केबल के साथ, ताकि लोगों को लगे कि केबल टूटा और गगन जी नीचे गिरे। उसी वक्त उसमें सर लूसी ने मुझे देख लिया, उसे पैसे देकर मूवी बंद करवाया। और सर, उसे खून लग गया था ना, इसलिए उसका भी काम तमाम करना पड़ा। और शनाया, ये सब तुम्हें पाने के लिए किया मैंने शनाया। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर गगन वर्मा के कत्ल के इल्जाम में नीरज सैनी और गिरीश धर दोनों को दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ मिस्टर जमशेद किरानी को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. आपको पता है केस में क्यों हारा? नहीं जायसवाल साहब। क्योंकि प्लाजा थिएटर की लाइट चली गई। हाँ, वैसे जायसवाल साहब, आपकी भी बत्ती बुझे कई वर्ष हो गए। Am I right or am I right? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निशांत को फांसी दो, फांसी दो। निशांत को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केस कोर्ट से वैसे ही वकील ओके धोरे मारो। एक काला कोट, हमारा फरमान नहीं सुना क्या? जो भी वकील उस हत्यारे पति का केस लेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो मारो। कानून को हाथ मत दीजिए। अरे रुकिए, रुकिए, रुकिए! ये क्या कर रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता क्या? हमने पहले ही कहा था, जो भी वकील उस मर्डरर हस्बैंड का केस लेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे केस छोड़ रहा हूं मैं। आगे से कभी भी ऐसे केस को हाथ नहीं लगाना। उंगली भी नहीं लगाऊंगा। मैं नाराज हूं। मल्लिकपुर महिला संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकपुर महिला संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आप कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं? वहां बाहर एक वकील बेचारा पिट रहा है और यहाँ अंदर बैठ के थाने में आप लोग ताश पीट रहे हैं। ये तो समस्या बाहर वालों का, खासकर ये मुंबई रहने वालों का, जहां से आप पधारे हैं पाठक बाबू। अरे बाहर इतना कुछ हो रहा है, सबका जिम्मेदारी के हम लेंगे। जिसका प्रॉब्लम है वो अंदर आएगा, हम कहाँ भागते फिरेंगे? हाँ, इसीलिए तो आपको सरकार वेतन दे रही है थाने में बैठकर ताश खेलने के लिए। फिर जो भी हो, मेरे मौके दिगंबर बनर्जी, हाई कोर्ट से उनका बेल ऑर्डर, रिहा करिए उन्हें। मिस्टर पाठक, मुझे भी आप यहां से निकाल सकते हैं। चुप! तुमको भगवान भी बाहर नहीं कर सकता है। अरे अपना न्यूली मैरिड वाइफ का मर्डर किया है, इसी को तो फांसी पे लटकाने के लिए बात चेचामेची हो रहा है। सर, मैंने आशी को नहीं मारा सर। सर प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। बेटी, ऐसी गलती मत करना,
आपको देखा था ना बाहर वकील को कैसे मार मारा। अगर आप तुम भी इसकी बात सुनोगे ना तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। सर मैंने आपके बारे में काफी पढ़ा अखबारों में सर, आप सबको न्याय दिलाते हैं, शायद भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा। सर प्लीज हेल्प मी सर। ये जाके ये जा। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज एक बार। बोलो दिशा, क्या बोलना चाहते हो? सर अभी कुछ दिन है मेरी शादी को, बस 10 दिन। सर मैं आपको फर्स्ट डे से बताता हूँ, शादी पूरी करके आशी को लेकर अपने घर पहुंचा। उल्टा पैर? अरे बाप रे, उल्टे पांव तो प्रेतनी के होते हैं। तू चुप कर, तेरे घर पे कोई बहू बैठकर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। चल बहू तू अंदर चल। सोने जा रहा हूं मैं। अब वैसे भी ये फालतू की रिचुअल से मैं थक गया हूं। लाइट बंद कर लेना, मैं सोने जा रहा हूं। चले जाओ, मेरे देवो, चले जाओ, चले जाओ। यहां से मुझे सच में लगने लगा कि आशी के साथ कुछ रॉन्ग है, समथिंग अबनॉर्मल। सर इसके बारे में मैंने अपनी फैमिली को भी बताया। क्यों? ऐसा क्या था आशी के व्यवहार में? कभी कभी बैठे बैठे তোমার পছন্দ তো? তোমার চাই? ঠিক আছে। আর আমি হলি চারিটা আমি করব। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लड़की वो अपना ये पागलपन बंद कर रही है? नहीं नहीं
बता कौन है तू और क्यों आई है इस घर में? इसका खून चाहिए तुझे? तेरा इसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। आज मैं जाके शमशान में हवन करता हूं और पता करता हूं ये कौन सी दुष्ट आत्मा है। और हां, आने वाले 7 दिन बहुत भारी है इस पे। भूत प्रेत आत्मा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था उससे मेरी सोच बदल रही थी। आशी की मृत्यु हुई कैसे? सर, तांत्रिक जिस दिन आया था उसके तीसरे दिन मैं टेरेस पर अकेला सो रहा था, आशी नीचे वाले कमरे में। माँ, बाबा, बाबा क्या हो बेटा? बाबा, आशी ने तुझे मार दिया क्या? लेकिन आशी यहाँ पे तो है नहीं। अगर राशि है तो छत से कौन कूदी थी? आशी, आशी, माँ, तो कुछ भी नहीं बोल रही। अरे ये तो मर चुकी है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वो छत से कूदने वाली औरत कौन थी। वो जो भी थी, सर मुझे लगता है आशी को उसी ने मारा। तुम्हारा बीवी का गले में फिंगरप्रिंट तुम्हारा, नाखून तुम्हारा, और तुम कहते हो किसी और ने किया। सर, ये ओपन एंड शट केस है। आपने भूल করছেন, বড্ড ভুল। सर नहीं, सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर कोई भी वकील मेरा केस नहीं लेना चाहता। सर एक हिम्मत करके आया था, वो भी पिट गया। सर ऐसे में आप मेरी आखिरी उम्मीद। अरे केडी, तुम किधर स्टक हो गया? हम लोग पैकिंग करके तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सर ये बैठने का वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर लेट्स गो। अब पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। What do you mean, केडी? तुम्हारा ये क्लाइंट को तो बेल मिल गया है। लेकिन एक नई समस्या, एक नया क्लाइंट खड़ा हो गया।
अच्छा कौन? वो दिशांत दत्ता नाम का है। वो वर्धमान का लड़के के बारे में तो बात नहीं कर रहे तुम, जिसने अपनी वाइफ को मार डाला? अभी अभी मैंने टीवी की न्यूज पर देखा था। हाँ ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप लगाया उस पर। कितना सत्य है और कितनी मिथ्या, ये हमें खोजना है। अरे अशोक साहब, क्या हाल है आपके? मिस्टर पाठक, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गुड टू सी यू। सो गुड टू सी यू। मैं तो केस के लिए हूँ, आप कहाँ गायब थे? लगता है भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। हेडलाइंस होनी चाहिए, मिस्टर केडी पाठक ऑन टूर ऑफ इंडिया। हर भारतीय को भारत के हर कोने से परिचित होना चाहिए। वैसे ये जो आपका स्टाइल है, जेब में हाथ डाल के बात करने का, मेरा ये ट्रेडमार्क स्टाइल है, अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत बढ़िया लगता है जोग साहब। सनी देओल साहब की याद दिलाता मुझे। तो अब क्या है, विश्व में सब कुछ अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो क्यों ना आप भी अपनी स्टाइल को थोड़ा अपग्रेड कर लें। जो राइट हैंड अपने राइट जेब में डाली हुई है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट जेब में डाली हुई है, क्यों ना राइट हैंड को लेफ्ट जेब में डाले, लेफ्ट हैंड को राइट जेब में डाले, बिना हाथ क्रॉस किए हुए। करके देखिए। राइट हैंड को लेफ्ट जेब में इजी है, लेफ्ट हैंड को राइट जेब में, वो तो ये तो हाथ क्रॉस हो रहे हैं। जनरल, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस महिला को दिशांत ने छत से कूदते हुए देखा, वो महिला कौन थी? कोई नहीं थी माय लॉर्ड, कोई महिला नहीं थी वहां पे। झूठ बोल रहा है इनका मुवक्किल। ये तो पाठक साहब के मुवक्किल की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। उस रात उस छत पर कोई महिला नहीं थी। अगर कोई था तो वो था दिशांत, जिसने अपनी पत्नी की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। इससे पहले कि आप मुझसे वजह पूछें, मैं अदालत के सामने दिशांत का एक राज खोलना चाहता हूं। इजाजत है? दिशांत, ये फोटो में लड़की कौन है, पहचानते हो? ये करिश्मा की तस्वीर आपको कहां से मिली? भाई, हम यहाँ धूप में बाल सफेद करने नहीं आए। वैसे अदालत के सामने मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया। माय लॉर्ड, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि ये तस्वीर करिश्मा नाम की लड़की की है। करिश्मा और दिशांत कोलकाता में एक ही फर्म में काम करते थे। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। करिश्मा नॉन बंगाली फैमिली से थी। दिशांत के घर वालों ने इस रिश्ते को अपोज किया और जबरदस्ती दिशांत की शादी गांव की एक लड़की आशी से करवा दी। दिशांत शादी के पहले दिन से ही इस रिश्ते से नाखुश था और इसी वजह से दिशांत ने एक दिन मौका पाकर अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर हत्या कर दी। बोलो, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, मैं अपनी शादी से खुश नहीं था, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपनी वाइफ की जान ले लूंगा। मैं जानता था तुम यही दलील पेश करोगे। इनकी इस दलील को काटने के लिए मैं अपने सबसे पहले गवाह को यहां बुलाना चाहूंगा। विद योर परमिशन, विद्या जी को कटहरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। विद्या जी, आप दिशांत के पड़ोस में रहते हैं। प्लीज अदालत को यह बताइए ना कि उस दिन आपने फोन पर दिशांत को क्या बात करते सुना? जज साहब, जिस रात आशी का कत्ल हुआ, उसी शाम को मैंने बाड़ी में दिशांत को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। यार, उसका गवार बना बढ़ता ही जा रहा है। मैं उसका गवार बना और नहीं चल सकता। ये कभी तो मन करता है उस देहाती आशी का गला दबा, और कसम से आज रात को उसका गला दबा ही डालूंगा। और योर ऑनर, एग्जैक्टली वही दिशांत ने किया। अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है माय लॉर्ड। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशांत के हाथ पर जो खरोच के निशान बने वो आशी के नाखूनों से ही बने। यानी कि जब दिशांत बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी आशी का गला दबा रहा था तो उस बेचारे ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने नाखून उसके हाथों में गाड़ दिए।
कि अब भी इसके बाद अदालत को किसी सबूत की जरूरत है ये बताने के लिए कि दिशांत ने अपनी पत्नी का हत्यारा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं जोग साहब की बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल के हाथों पर आशीष जी के नाखूनों के निशान पाए गए। ये भी मानता हूं कि आशीष जी के गर्दन पर दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए, किंतु परिस्थिति कुछ और थी योर ऑनर। दिशांत, जरा समझाइए खुद साहब को। जी सर, मैं उस दिन आशीष से बात करने उसके कमरे में गया था। आशी, देखो तुम्हारे व्यवहार से सबको डर लग रहा है। तुम्हें हो क्या है? कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर को। कुछ सुना तुमने? क्या? वो यही है। कौन यही है? यही है। आशी, आशी, मेरे देवो! सब कहानी है माय लॉर्ड, सब कहानी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। योर ऑनर, मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि कहानी है क्या, क्योंकि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई, इनके हाथों पर जो खरोंच के निशान है उसकी जांच हो, किंतु पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है। योर ऑनर, इसके पीछे क्या कारण है? इंस्पेक्टर बॉस, अदालत इस सवाल का जवाब आपसे चाहती है। मिलर्ड, हमें थाने में किसी ने फोन करके बताया था कि सुकुमार जी की नवविवाहित बहू मर चुकी है और चुपके से उसको जलाया जा रहा है। मिलर्ड, इस पर मैं फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पर गया, बॉडी को कब्जे में लिया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। तो जब आपने पोस्टमार्टम के लिए आशीष जी के मृत शरीर को अस्पताल भेजा तो पोस्टमार्टम अब तक हुआ क्यों नहीं? ये तो सुकुमार जी बताएंगे। अस्पताल में यही गए, कोलकाता से किसी बड़े मंत्री से उन्होंने फोन करवाया था और बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के वापस ले आए थे। योर ऑनर, मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि शरीर के साथ चीर फाड़ करना ठीक बात नहीं है। मैं अपने बहू के शरीर को इससे बचाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं चाहता था। अपनी जान पहचान का आपने फायदा उठाया और आशी के मृत शरीर को अस्पताल से आप वापस ले गए। योर ऑनर, संभवतः सुकुमार जी नहीं चाहते थे कि आशीष जी का पोस्टमार्टम हो और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का असल कारण सबके सामने आए। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं? आप किस सच की बातें कर रहे हैं? योर ऑनर, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आशीष जी के पिताजी मित्रा जी को कल घर में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मित्रा साहब, आपको आपकी सुपुत्री आशी ने अपने ससुराल से फोन करके क्या कहा था, जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। मेरी बच्ची बहुत रो रही थी जज साहब। यहाँ पे सब मुझे कोसते रहते हैं और सासू माँ तो दिन रात दहेज के नाम पे ताना मारती रहती है। कहती है कि दहेज में ठेंगा लेकर आई है। दुनिया में सबसे गरीब बाप इसी का है। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? जज साहब, थोड़ी बहुत भूल चूक में आशी को मैंने कभी कुछ कहा होगा, पर दहेज के लिए उसकी जान लेंगे, इस तरह के संस्कार नहीं है हमारे। किंतु आशी ने अपने पिता से आपके बारे में जो कहा था वो बात। देखिए, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, बदनामी का। ना तो मैं या मेरे परिवार में से कोई आशी के मौत का जिम्मेदार नहीं है। उसकी जान तो किसी और ने ही ली थी। ऑर्डर ऑर्डर। जान किसी और ने ली है, इससे क्या अर्थ है? उसकी लाश के पास एक चुनरी मिली थी। तो चुनरी, ये चुनरी क्या विशेष है ऐसा इस चुनरी? दीजिए।
विद्या, कुछ याद आया तुम्हें? अरे बाबा, ये चुनरी तो मैंने राधा के लिए। अरे ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो दिस राधा, ये राधा कहाँ से बीच में आके टपक पड़ी है? राधा विद्या की बहू थी जो 4 साल पहले मर चुकी थी। पर रत्ना, ये चुनरी तो राधा की चिता के साथ जल चुकी थी, फिर वापस। वही तो मैं कह रही हूँ ना जज साहब, राधा की चुनरी का मिलना यानी राधा के भूत ने ही आशी को मारा है। योर ऑनर, अब ये केस भोपाल से नेपाल जा रहा है। अदालत में भूत प्रेत की बात कहां से आ गई? योर ऑनर, किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का भूत आकर, प्रेत आकर किसी की हत्या कर दे, ये बात तो न मैं मानूंगा न अदालत। किंतु योर ऑनर, कोई न कोई तो रहस्य है। रहस्य है उस महिला के पीछे जिसे मेरे मोक्खिल ने छत से कूदते हुए देखा। वो राधा ही थी पाठक साहब, तभी तो वो गायब हो गई। वरना दूसरी कोई साधारण औरत होती तो उसका हाथ पैर टूट जाता, वो जख्मी हो जाती, या फिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती, पर किसी का निशान नहीं मिला। तो कुमार जी, आप ही तो गए थे नीचे उठाने। हाँ, मैं गया था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो राधा ही थी। विजय बहन, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि राधा ने मरते वक्त आपसे क्या कहा था? जरूर वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी की आह लगी है इस गांव को और मेरे घर को। खा गई वो मेरी बहू को। ये सारी बातें तो ठीक है, किंतु आप ये तो बताइए कि गांव वालों ने मारा क्यों राधा? वाह पाठक साहब, वाह। सीधे सीधे अपने क्लाइंट को नहीं बचा सकते हैं तो पाठक साहब ने भी अब इनकी कहानी में इनका साथ देना शुरू कर दिया। इस हत्या का आरोप किसी भूत प्रेत के नाम पर बिल फाड़ना शुरू कर दिया। योर ऑनर, जोग साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों उत्सुक हूँ राधा की कहानी जानने के लिए। संभव है कि उस कहानी के साथ इस केस की कोई कड़ी जुड़ी हो। जी, विद्या से बेहतर और कौन बता सकता है। राधा तो तुम्हारे सपने में भी आती है ना विद्या? मेरा बड़ा बेटा देवाशीष, उसकी 4 साल पहले शादी हुई राधा से। जब उसकी विदाई करके गांव ला रहा था तब डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। 1 महीना बीत गया, दोनों वापस गांव नहीं लौटे। सबको लगा वो मर गए और देवाशीष और राधा का गांव वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद एक दिन अचानक राधा गांव वापस आ गई। दादा, ये देवाशीष ठाकुर का घर कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं? कौन? वो देवाशीष जिसे डाकुओं ने उसकी बीबी के साथ मार डाला था, वहाँ पे। नहीं दादा, उसकी बीबी मरी नहीं है। मैं ही हूँ देवाशीष जी की पत्नी। दादा, पूरे गांव में हंगामा मच गया, पंचायत भी बिठाई। राधा ने सबको समझाने की कोशिश की कि वो मरी नहीं, डाकुओं के चुंगल से जब भाग रही थी गड्ढे में गिरी और चोट से उसकी याददाश्त चली गई। कितने दिनों तक वो जंगल में यूं छुपती रही और जब उसकी याददाश्त लौट आई तो वो वापस गांव चली आई। लेकिन पंचायत मानने को तैयार नहीं। पंचायत ने कहा जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है वो शास्त्रों के अनुसार मर गई, इंसान नहीं प्रेत है वो। झूठ बोलती, मारो उसे। लाठियां बरसाए उसे मार डाला। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। तो सब पुछती लो। मैं जरूर वापस आऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जज साहब, मैं अपने घर की बात बताती हूँ। जब भी मैं अपने छोटे बेटे आशीष की शादी के बारे में बात करती हूँ
मुझे सपना आता है राधा का। मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी और का घर नहीं बसने दूंगी। कान से मार डालूंगी। इसी डर से आज तक मेरा बेटा आशीष कुंवारा है। आपका बेटा आशीष कुंवारा बैठा है, किंतु आपके पड़ोस के घर में नई बहू आई, पड़ोस के घर में खुशियां आई, तो कुछ तो ईर्ष्या पनपी होगी आप में। योर ऑनर, रत्ना जी ने विद्या जी का अपमान भी किया था। तेरे घर पे कोई बहू ब्याह कर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। संभावना है कि जब नई बहू आई तो इन्होंने अपनी मृत बहू राधा की कहानी के आड़ में एक योजना बनाई। फिर इन्होंने निशांत को अपनी प्रेमिका से फोन पे वार्तालाप करते सुना। उनकी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का अवसर मिला इन्हें, और ये रात को आशी के कमरे में गई और वहां जाकर इन्होंने आशी का क्या? नहीं, मैं उस रात आशी के कमरे में गई नहीं थी। विचित्र बात है, आप आशीष जी के कक्ष में गई नहीं, तो फिर ये कान की बाली, आपके कान की बाली वहां आशीष जी के कक्ष में कैसी आई, कृपया समझाइए प्लीज। हाँ, वो मैं दिन में गई थी वहां पे, तो शायद गिर गई होगी। कम ऑन मिस्टर पाठक, अब क्या मुझे आपको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि लाश की गर्दन पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो आपके मुवक्किल दिशांत के हैं। योर ऑनर, मृत आशीष जी की गर्दन पर मेरे मुवक्किल दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए। इस तथ्य के साथ एक और तथ्य है, मेरे मुवक्किल का कथन कि उन्होंने छत पे से एक महिला को कूदते हुए देखा, और वो महिला जिस छत से जिस पेड़ की ओर कूदी थी, उस पेड़ की दूसरी ओर विद्या जी का घर है ना? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इस उम्र में छत से पेड़ पर कूदूंगी और बचूंगी? अरे वो मैं नहीं थी, आप लोग मानते क्यों नहीं कि वो राधा थी? उसी ने आशीष की जान ली। मानना होगा नादान। इन पढ़े लिखे मूर्खों के बीच में किस चीज की बहस हो रही? आप कौन हैं इस तरह केस के बीच में? जज साहब, मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो कोई और नहीं बता सकता, आरशी की हत्या का रहस्य। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अब ये कौन ढोंगी बाबा है? सावधान मूर्ख। जज साहब, मैं जितना जानता हूं उतना बताकर इन मूर्खों के बीच में से विदा होना चाहता हूं। जज साहब, भोगा बाबा का हमारे परिवार के साथ पुराना नाता है। दुख विपत्ति में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बात सुन ले। मैं आपसे विनती करती हूँ जज साहब। इजाजत है। जज साहब, मैं आशी से मिलने के लिए उसके घर गया था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आशी को किसी दुष्ट आत्मा ने अपना गुलाम बना लिया है। उसी से आजाद करवाने के लिए मैं हवन कर रहा था कि अचानक तेज आंधी आई और सारी अग्नि को बुझा गई। जज साहब, मैं तुरंत समझ गया कि आशी को उस दुष्ट आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। घर पहुंचा तो रत्ना जी ने मुझे सारा कच्चा चिट्ठा समझाया, और साथ में वो सुनहरे रंग की चुनरी। ये देख मैं उसी वक्त समझ गया। मैं समझ गया कि आप क्या समझ गए थे, और अब हम सबको क्या समझाना चाहते। नादान, मेरी बात सुन। सुनाइए। आज तक कभी सुना नहीं होगा तूने शाख चुंडी, उसी ने आशी की जान ली है। शाख चुनी एक हकीकत है जज साहब। हमारे बंगाल में जब किसी नई नवेली दुल्हन की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो शाख चुन्नी के रूप में जन्म लेती है। उसके हाथों में शाख से बनी एक सफेद चूड़ी और साथ में एक
कांच से बनी हुई लाल चूड़ी भी होती है, जिसे शाख पोला कहते हैं। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी। सब मुझे याद है, उस रात जिस लेडी को मैंने छत से कूदते देखा था, उसने भी ऐसी चूड़ियों का जोड़ा पहन रखा था। तो वो अवश्य आम के पेड़ पे कूदी होगी। हाँ, हाँ। जज साहब, आम का पेड़ शाकचूनी का बसेरा होता है और वो अपने जैसे नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है, जैसे कि राधा की शाकचूनी ने आशी को अपना शिकार बनाया। इससे कहानी तक ये बातें सही हो सकती, पर इससे सच कैसे मान ले? जज साहब, अब माने चाहे ना माने, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर की तरह सच है। आप चाहे तो लड़की के पिता को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनकी लड़की ने उनके घर में अजीब सा व्यवहार किया था, लेकिन ससुराल में आते ही राधा की शाकचूनी उसके शरीर में समा गई। उल्टा पैर, इसीलिए वो प्रेतनी की तरह व्यवहार करने लगी थी। दरअसल एक शाकचूनी जो अपने जीवन काल में शारीरिक सुख से वंचित रह जाती है, नई नवेली दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर उस सुख को प्राप्त करना चाहती थी, और इसी मंशा से राधा की शाकचूनी ने आशी के शरीर में प्रवेश किया। जज साहब, आशी अपने पति से अलग सोती थी और इसी उलझन की वजह से राधा की शाकचूनी ने आशी की जान ली। जज साहब, आप मेरे तथ्यों को स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन मेरी बात को आगे आप मानेंगे। जय बाबा की। योर ऑनर, बाबा जी का कथन तो हमने सुन लिया, किंतु मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि इन बातों में विश्वास करें। सर्वप्रथम तो हमारे संविधान के खिलाफ। जज साहब, मेरा डर सही निकला। शाकचूनी उस घर में भी है और इस अदालत में भी। ऑर्डर ऑर्डर। बाबा जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये देखिए, जले हुए शाख से बनी हुई चूड़ी, और अब वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। आपको बाबा जी, पण है बहुत खूबसूरत। अरे मिस्टर बिलमोरे, ऐसे पहनिए मत, वरना आपके अंदर भूत आ जाएगा शाकचूनी का। बिली, तो छेड़िए मत, कल पुलिस स्टेशन में लौटाना। अरे, आपके मुंह में घी शक्कर, बात को पक्का ही समझिए। रत्ना, किससे बातें कर रही? आपको भी मुबारक हो, दिशान की शादी लगभग तय हो गई है। शादी? और इस सिचुएशन में? वो जब से दिशान का केस केडी पाठक लड़ रहे हैं ना, तब से सब लोग कह रहे हैं कि वो जल्द ही छूट जाएगा। केडी कभी केस हारते नहीं है ना, और लड़की कोई पराई नहीं है। वो अपनी रोमा, उसकी छोटी बहन साधना, दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी, और रोमा के मायके वाले वो आशी के बाप की तरह कंगाल नहीं है, दिल खोल के दहेज देंगे, जैसे रोमा की शादी में दिया था। पाठक बाबू बहुत अच्छे वकील हैं, देवर जी जल्द से जल्द छूट जाएंगे। इसी बात का तो डर है मुझे। क्यों? ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर। इतने टाइम से अपने खड़ूस बाप को समझा रहा हूं कि दुर्गापुर की जमीन बेच।
तुझे नया बिजनेस शुरू कर। पर इसमें से आधा हिस्सा तो देवर जी का है ना? अरे देवर की नानी, इसी बात पे तो मैं मरा जा रहा हूं। निशान तभी जेल में, यही वक्त है कि जमीन बेच के सारी दौलत हड़प ले। उस बुड्ढे का भी मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ ये केस और एक तरफ ये महिला गंठन। गंठन नहीं मिसेस विलिमोरिया, संगठन। पर हम किस किस से लड़े केडी? सब मैंने मैनेजर से बात कर ली, वो हमारा रूम टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करने को तैयार है। थैंक्स फॉर, लेकिन मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन सब ये टूटी हुई खिड़की कांच बदल जाएगा, इरादा नहीं। अजी उठे ना, वो आम का पेड़ अपने आप हिल रहा था। लेकिन वहां पे तो कोई नहीं है। हे भगवान, वो राधा की शाकचुन्नी। हे बाप रे, दुर्गा बाबा। बूढ़ी बाबा, ये किसकी शाखा चूड़ी? चिता की आग की गंध आ रही है इसके अंदर से। तो यहां छिपी है तू। एक का तो शिकार कर लिया तूने, लेकिन अब और किसी को शिकार नहीं होने दूंगा मैं। निकाल के लाऊंगा तुझे मैं यहां से, निकाल के लाऊंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे क्या बताएगा होगा? रोमा, ये यहाँ क्या कर रही है? रोमा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो कि तुम? चलो अंदर चलो। और रोमा, राधा हूँ, शाकचुन्नी राधा। राधा की शाख चुनने का उस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं। तो रोमा के अंदर क्या कर रही है दुष्ट? बदला लेने आई हो। बदला। जिसका अस्तित्व विवादित हो उसका लौट कर आके हत्या करना, ये बात मुझे हजम नहीं हुई।
यह अवश्य किसी मनुष्य का कार्य है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।